गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बीए भाग तृतीय की क्लास में हम लोग दो बिंदु पढ़ाए गए हुए हैं, एक तो दुर्खाइम और मैक्स वेबर। मेरी आज की चर्चा इनके संदर्भ में ये रहेगी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारा पेपर आता है उसमें 20 शब्द और 40 शब्द के प्रश्न आते हैं। तो संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हमें क्या देना होगा, आज हम एक टेस्ट के रूप में क्लास को लेंगे। मैंने आपके सामने दोनों का विस्तृत उल्लेख किया है, दुर्खिम या दुर्खाइम और मैक्स वेबर। दुर्खाइम वाले चैप्टर में 20 शब्द वाले जो प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर के आएंगे। उसकी शब्द सीमा में हमें विशेष ध्यान रखना है, 20 शब्द से कम रखने हैं। और 40 शब्द में 4 लाइन और उसकी व्याख्या में इस प्रकार करनी होगी कि 4 लाइन में सार्थक व्याख्या हम लिख पाएं। प्रश्न कैसे बनते हैं? मैंने लिखा समाज स्वतः स्फूर्त है, तो यह कथन किस विद्वान का है? तो हमें ध्यान रखना होगा, दुर्खाइम के अनुसार समाज स्वतः स्फूर्त अवधारणा है। ठीक इस प्रकार प्रश्न आ सकता है, किस विद्वान ने समाज को देवता माना है? उत्तर आएगा दुर्खाइम। इन्होंने समाज को वास्तविक देवता नाम से संबोधित किया। प्रश्न बनता है कि समाज स्वतः स्फूर्त है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि समाज को किसी नियंत्रण के द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज अपने आप विकसित होने वाली अवधारणा है। यहाँ विद्यार्थी यूँ समझ सकते हैं, जैसे बारिश के दिनों में खाली जमीन पर बिना किसी के बीज डालने पर भी खरपतवार उग जाती है, स्वतः अपने आप विकसित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जहां मानव जीवन होगा वहां पर समाज अपने आप विकसित हो जाएगा, ऐसी अवधारणा दुर्खाइम ने दी। इन्होंने सामाजिक तथ्य के रूप में परिभाषित किया। प्रश्न बनता है कि सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं? इसे हमें लिखना पड़ेगा। सामाजिक तथ्य वह अवधारणा है जो व्यक्ति अनुभव करता है, सोचता है, सामूहिक चेतना के आधार पर निर्णय लेता है, जिसका वजूद व्यक्तिगत चेतना से परे है। यानी एक व्यक्ति क्या सोच रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, सामूहिक विचारधारा के आधार पर सामूहिक चेतना क्या सोचती है उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाता है वो सामाजिक तथ्य है। ऐसे प्रश्न बनता है, सुई जेनरिस क्या है? ये दुर्खाइम की अवधारणा है। सुई जेनरिस इसका मतलब सीधा सीधा स्वतः स्फूर्त के साथ है, यानी एक ऐसी स्थिति जिसके लिए कोई कारक जिम्मेदार नहीं होता। यह अवधारणा दुर्खाइम ने दी। इन्होंने समाज के संदर्भ में ऐसी परिकल्पना की है कि समाज स्वतः स्फूर्त है। इस घटना को सुई जेनरिस शब्द से संबोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न बनता है कि दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो विद्यार्थी नोट करें, दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न बनता है, सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, किसी भी समाज में सामूहिक चेतना को जब प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतीक चिन्हों के रूप में सामूहिक जन भावना का प्रदर्शन करना ही सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी राष्ट्र का ध्वज है, अब उस झंडे को हमने तिरंगे के रूप में देखा तो तिरंगा पूरे भारतीय समुदाय की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोग स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एक प्रतीक चिन्ह है। कोई वर्दी किसी सेना की किसी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक इसी प्रकार सामूहिक प्रतिनिधान समूह की भावनाओं को सिंबल्स में, प्रतीकों में प्रस्तुत करने की विधि है। इसमें प्रश्न बनता है, दुर्खाइम ने सामाजिक एकता के सिद्धांत में कौन सी दो अवधारणाएं दी? इसका उत्तर होगा, इन्होंने सामाजिक एकता के सिद्धांत में यांत्रिक समाज और सावेवी समाज की परिकल्पना की है। प्रश्न बनता है, यांत्रिक समाज किसे कहते हैं? तो इसको आप दो अर्थों में समझें।
उत्तर में आप लिखना पहली लाइन में, यांत्रिक समाज का संबंध आदिम समाजों के साथ है, जनजातीय समाज के साथ है। और दूसरा मुख्य बिंदु है, यांत्रिक समाज में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। अगला है, सावयवी समाज किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ऐसा खंडात्मक आधुनिक समाज जिसमें अपने अपने कार्यों में दक्ष लोग पाए जाते हैं। दूसरा, सावयवी समाज में सामूहिक चेतना के आधार पर कार्य पाए जाते हैं और श्रम विभाजन होता है। तो सावयवी समाज श्रम विभाजन का प्रतीक है। यांत्रिक समाज में श्रम विभाजन नहीं होता, इसका संबंध आदिम समाजों के साथ है और इसका संबंध आधुनिक समाजों के संदर्भ में है। ऐसे प्रश्न बनता है, दुर्खिम का श्रम विभाजन क्या है? तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के बारे में दुर्खिम का तर्क है, श्रम विभाजन एक ऐसी अवधारणा है जो किसी समाज में जनसंख्या के घनत्व बढ़ने के साथ साथ उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने अपने कार्यों में दक्ष, प्रवीण, कुशल लोगों का एक समूह जो परस्पर अंतर संबंधित होता है, एक बॉडी के स्ट्रक्चर में अलग अलग अवयवों के रूप में, इस तरह इसे हम सावयवी समाज की अवधारणा या श्रम विभाजन वाला समाज कह सकते हैं। प्रश्न बनता है, दुर्खिम के द्वारा प्रतिपादित दो प्रमुख अवधारणाओं के बारे में लिखिए। तो विद्यार्थी सामान्यतः यहाँ पर सामाजिक तथ्य और श्रम विभाजन भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सामाजिक एकता का सिद्धांत और आत्महत्या के बारे में भी आप बता सकते हैं। प्रश्न आता है, दुर्खिम ने आत्महत्या किसे माना? इसका उत्तर होगा, एक ऐसा कृत्य जिसका परिणाम व्यक्ति को पहले से ही मालूम है कि उसके प्राणों का अंत होगा, इस परिणाम को जानते हुए भी समाज के दबाव के कारण उस कृत्य को करता है, इस कृत्य को दुर्खिम ने आत्महत्या कहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आत्महत्या को कितने भागों में परिभाषित किया गया है? उत्तर आएगा, आत्महत्या को 4 भागों में परिभाषित किया गया है। पहला भाग है अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा है विसंगत आत्महत्या, चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या, जब व्यक्ति प्रमुख होता है, समाज गौण होता है, अंत्यक्रिया नहीं कर पाता और व्यक्ति अकेलेपन में आत्महत्या करता है। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने जीवन को परार्थ के लिए, दूसरे के भले के लिए नष्ट कर देता है, समाज की सेवा के लिए कर देता है, वहाँ समाज महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत पर्सनैलिटी गौण हो जाती है। विसंगत आत्महत्या एक आदर्श शून्यता, नियमहीनता की बात करता है। विसंगत में व्यक्ति किसी विसंगति के कारण अपने आप को समाज के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है। और भाग्यवादी फैंटास्टिक, इसमें व्यक्ति आत्महत्या को अपना भाग्य मानता है। भारतीय समाज के संदर्भ में किसानों के द्वारा की गई सामूहिक आत्महत्या और अन्य गन्ना किसान या चावल किसान के संदर्भ में की गई सामूहिक आत्महत्या, कई बार शहरों को बसाने के लिए गांव उजड़ जाते हैं, एक नई प्रकार का पुनर्वास में विसंगति होती है तो लोग सामूहिक आत्महत्या करते हैं, ये इस श्रेणी में आती है। इस टॉपिक में एक प्रश्न बनता है, दुर्खिम ने अपने धर्म के सामाजिक सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया? इसका उत्तर होगा, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक में धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है। एक प्रश्न बनता है कि विसंगत या आदर्श शून्यता की अवधारणा को दुर्खिम ने कहाँ दिया है? तो इसका उत्तर होगा, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में आदर्श शून्यता शब्द का प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त इसमें प्रश्न बन सकता है, सामाजिक तथ्य की 2 विशेषता लिखिए। तो इसमें बाध्यता, ग्राह्यता को हम शामिल कर सकते हैं। एक प्रश्न बनता है, श्रम विभाजन के संदर्भ में यांत्रिक समाज और सावयवी समाज में अंतर लिखिए। तो आप ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि वो आदिम समाज है, वो परंपरागत समाज है, जबकि ये सावयवी समाज वर्तमान समाज का प्रतिनिधित्व करता है। यांत्रिक समाज में श्रम विभाजन नहीं होता और सावयवी समाज में श्रम विभाजन होता है।
यांत्रिक समाज में कानून की प्रवृत्ति दमनकारी होती है, स्वाभाविक समाज में कानून प्रतिस्थापक होते हैं, प्रतिकारी होते हैं, पुनः प्रतिष्ठा के साथ रहने के अवसर दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस टॉपिक में सामान्य एक प्रश्न और बनता है कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य जो अवधारणा दी है उसका संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व क्या है। तो उत्तर आएगा कि बिना सामाजिक तथ्यों के अध्ययन किए हम किसी भी समाज शास्त्रीय व्याख्या को प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस तरह की व्याख्या इसमें की जाती है। अब हमारा जो मैक्स वेबर का टॉपिक है उसमें छोटे व बड़े प्रश्न इस प्रकार बनेंगे। सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि भारत का मैक्स वेबर किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा भारत का मैक्स वेबर आंद्रे बेके को कहा जाता है। इन्होंने जाति वर्ग शक्ति के संदर्भ में एक विशिष्ट प्रकार का अध्ययन किया था और उन्होंने इस त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रस्तुत करने के कारण इसे भारत का वेबर कहा जाता है। मैक्स वेबर का जीवन काल कब तक रहा? 1864 से 1920 रहा है। मैक्स वेबर ने कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं दी है? प्रश्न का उत्तर होगा इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, नौकरशाही की अवधारणा, वरेस्टेन की पद्धति, इसके अतिरिक्त द प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, धर्म की पूंजीवाद के संदर्भ में व्याख्या की गई है। और हम इसके विशेष संदर्भ को देखते हैं तो ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा किस विद्वान को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहते हैं? उत्तर होगा मैक्स वेबर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता होता है। यहाँ व्याख्यात्मक शब्द का संबंध वरेस्टेन की पद्धति के साथ है। वरेस्टेन की पद्धति क्या है? सहानुभूति सहानुभूति के आधार पर तर्कपूर्ण व्याख्या करते हुए किसी भी घटना की विवेचना करना या वरेस्टेन की पद्धति कहलाएगी। इसमें प्रश्न बनता है कि सामाजिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर होगा सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। परंपरागत, तार्किक, प्रभावात्मक और मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। हम इसकी विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। जो परंपरागत है इसमें परंपरागत मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तार्किक में योजना बनाकर तार्किक आधार पर अध्ययन किया जाता है। प्रभावात्मक संवेग के आधार पर भावनात्मक होती है। घृणा, क्रोध, श्रेय, वात्सल्य से संबंधित है। और मूल्यांकनात्मक में कला, नैतिकता और धार्मिक मूल्य, इन मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में एक प्रश्न आता है प्राधिकार की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी है। प्राधिकार का अर्थ क्या है? एक ऐसी शक्ति जिसमें व्यक्ति आदेश देने की क्षमता रखता है, अपने अधीनस्थ को इसे प्राधिकार कहा गया। प्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका उत्तर होगा प्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया। करिश्माई, कानूनी और परंपरागत। तीनों के बारे में हम विस्तृत वर्णन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। प्रश्न आता है पुस्तैनीवाद की अवधारणा किसने दी? तो पुस्तैनीवाद की जो अवधारणा है ये मैक्स वेबर की है। इस अवधारणा में जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक जो पुस्तक लिखी गई है इसमें इसे बताया गया। यहाँ पुस्तैनीवाद का मतलब है विरासत से प्राप्त आदेश देने की शक्ति, उस शक्ति के साथ संलग्न प्रारूप जुड़ा होना, ये पुस्तैनीवाद है। इसे मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन में प्रस्तुत किया था जब इन्होंने समाज और अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। इसी में क्वेश्चन बनता है कि मैक्स वेबर ने जाति को क्या कहा है? उत्तर होगा एडवांस ग्रुप, एक ऐसा समूह जो नवाचारों के प्रयोग के द्वारा विशिष्ट अग्रणीय माना गया है। इस तरह जाति की व्याख्या की गई है। आधुनिक समाजशास्त्र का पिता किस विद्वान ने माना? यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो किंग्सले डेविस ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है और इस रूप में इनकी विशिष्ट मान्यता मानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के अतिरिक्त 40 शब्द वाले जो प्रश्न होंगे उनमें व्याख्या के रूप में पूछा जा सकता है सामाजिक तथ्य की व्याख्या कीजिए। इसके संदर्भ में एक दूसरा तर्क दिया जा सकता है कि सामाजिक तथ्य के संदर्भ में वरेस्टेन का क्या आधार है, मैक्स वेबर का दुर्खिम के साथ तुलनात्मक अध्ययन क्या होगा, वह स्वाभाविक समाज व यांत्रिक समाज में क्या अंतर हो सकता है।
मेरा आज का व्याख्यान मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में हम एक नए बिंदु के साथ चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है, इस वीडियो को सुनकर कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न यदि छूट गए हैं या आपको कोई अवधारणा समझने में दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं इस फीडबैक के आधार पर अगली क्लास का वीडियो जब डेवलप करूंगा तो उन प्रश्नों को प्रमुखता से रखूंगा। धन्यवाद।